स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्टडी IQ IAS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था की जो संपूर्ण कक्षाएं चल रही हैं उसमें आज लेक्चर नंबर 20 यानी कि जो क्लास 20 है वो चलेगी। और आज हम बात करेंगे DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में आउट एंड आउट। मतलब आज की क्लास में पूरा DPSP हम लोग पढ़ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास और लेके आऊं जहां पे मैं DPSP से जुड़े अन्य विषयों पे बात कर लूं, ठीक है, कुछ केसेस पे, है ना, इस प्रकार की चीजों पे मैं बात कर लूं। लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि कम से कम आज की क्लास में A से लेके Z तक पूरा का पूरा जो DPSPs हैं 36 से लेके 51 तक सबकी बात हो जाए, सब पे डिस्कशन हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनमें से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में से, उन पे मैं अलग से बाट करूंगा, आज ही बात करूंगा, लेकिन अलग से बात करूंगा स्पेशल टर्म्स में, जैसे UCC की बात हो जाए, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन की बात हो जाए, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज हर वो जरूरी केस, हर वो जरूरी योजना भी कवर हो जाए DPSPs के साथ में। कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। इन केस अगर कोई दिक्कत है तो मेरा टेलीग्राम है जहां पे मैं PDF अपलोड करता हूं, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह। आप यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो PDF है, ये कंप्लीट PDF आपको यहीं पे यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे प्राप्त होगा। इन केस अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इट्स विकास लाइव पे, ठीक है। ये रही इसकी बात। और चूंकि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और आज से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, तो अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हो तो अंत में इसकी एक इंफॉर्मेशन है, उसको देख के जाइएगा। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम सब जब भारत के संविधान को देखते हैं तो हमेशा एक चीज मैं अक्सर बताता हूं कि, है ना, जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम बात करते हैं भाग 3 की, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, मौलिक अधिकारों की, ठीक है, तो भाग 3 की बात करते समय, मौलिक अधिकारों की बात करते समय बड़े जोर शोर से हम पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हर विषय, हर बिंदु हमारा एकदम क्लियर हो जाए, इस पे ही बात की जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं भाग 4 की यानी कि DPSPs की, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते हैं। मतलब बहुत इस प्रकार से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलो इसको बस कवर कर लिया ही जाए, पूरी इंटेंट के साथ नहीं जाते। और मेरे एक बात का ध्यान रखिएगा, इंटेंट की बात जब मैं कह रहा हूं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने DPSP A से लेके Z तक पूरा आपने सही से पढ़ लिया है तो उससे जुड़े जो प्रश्न आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो कोशिश क्या करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आउट एंड आउट रिलीजियसली पूरी तरीके से पढ़ लेना है आपको। इस पे पूरा फोकस रखना है, जो अगली कुछ क्लासेस में, मतलब अब जिसके आगे मैं पढ़ूंगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगर भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों की, तो पहले भी बता चुका हूं, आयरलैंड का जो संविधान है वहां से हमने इसको लिया है। भारत के संविधान में बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, उनमें से एक DPSP है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनका भारतीयकरण हुआ है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट हुआ है। अच्छे खासे यानी 60 से ज्यादा संविधानों को जब उन्होंने पढ़ा, लगा ये चीजें जरूरी है भारत के लिए, और फिर अगर कहीं कोई अच्छी चीज है उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है ना। कहीं का तिनका कहीं का रोड़ा, और क्या अद्भुत कुनबा जोड़ा गया यहाँ पे। खैर, तो DPSP को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये सिद्धांत भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं हैं, नॉवल फीचर्स हैं। वहीं पे ग्रेनविल ऑस्टिन की बात की जाए तो वो क्या कहते हैं, निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। और अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि कई बार जो देश का लोकतंत्र का आधार होता है वो ये होता है कि सरकार किस दिशा में सोच रही है। निश्चित तौर पे आप कितने भी अधिकार दे दीजिए, लेकिन अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं मुश्किल में आ सकता है। बहुत से देश इसका उदाहरण। तो सरकार के रवैये को एकदम सही डायरेक्शन में रखने के लिए जो सिद्धांत आपके पास हैं वो DPSP हैं। तो मैं ये मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र के जो सबसे प्रमुख सिद्धांत हैं, भारत के लोकतंत्र का जो सबसे प्रमुख आधार है वो DPSP के सिद्धांत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि DPSP मुझे कई बार बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये नहीं कि मैं सरकार बनाम जो कोर्ट की टसल चल रही थी मैं उस पर बात कर रहा हूं, नहीं। दिस इज व्हाट मतलब मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए, अब उद्देश्य क्या है, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। बेसिकली कोई भी सरकार कैसे काम करे कि वो एक गुड गवर्नेंस
को फॉलो कर सके, कोई भी सरकार कैसे काम करे कि वो कल्याणकारी राज्य बना पाए, उसका आधार क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। यहां से इनपुट्स लेके वो अच्छी योजनाएं, अच्छे कानून ला सकती है ना। ये सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की बात करती है, ठीक है। उपयोगिता क्या है कि राज्य के नीति तत्व वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां एवं कानून बनाते समय अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र भी किया, कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी का बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी सरकार जो है ये अच्छी सरकार है कि नहीं, हमारा लोकतंत्र वर्तमान में अच्छा लोकतंत्र है कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र, इन्हें हम लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। हम इन्हें लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, पता चल जाएगा कि लोकतंत्र कितना सही है कितना नहीं, ठीक है। अब अगर देखें तो विशेषताएं क्या क्या हैं डीपीएसपीएस की। पहली बात तो कि संवैधानिक निर्देश 1935 का जो अधिनियम था उसके निर्देशों के समान ही विधायिका और कार्यपालिका के लिए क्या है ये निर्देश है। विधायिका कैसे कार्य करेगी, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, उसके लिए निर्देश है कि भाई आपको ये डायरेक्शन लेना है, ये है आधार, इस आधार को फॉलो करना है। कल्याणकारी राज्य है ना, वेलफेयर स्टेट की जब भी बात होती है तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के सबसे जो प्रमुख आदर्श हैं वो इसी यानी कि डीपीएसपी में उल्लिखित है। उसके बाद करें तो गैर न्यायिक प्रकृति। देखो ये जस्टिसएबल नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स की केस में अनुच्छेद 32 की बात कर लें या हम अनुच्छेद 226 की बात कर लें, आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में क्रमशः जा सकते हैं, लेकिन यहां पे आप नहीं जा सकते। यहां पे जा क्यों नहीं सकते, इसके रैशनल को भी हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। सीधी सी बात यह है कि जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बन रहे थे तो भारत के पास इतने सारे आप कह सकते हो संसाधन नहीं थे कि इसमें जो सारी चीज़ें लिखी हैं सबको उसी प्रकार से फॉलो कराया जा सके। जैसे अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। 86वें संविधान संशोधन में जब हमें लगा कि हाँ अब हम केपेबल हैं तो हमने उसे 21A में जोड़ दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दैट इज़ वाई ये जस्टिसएबल नहीं है। अच्छा, जस्टिसएबल की बात है कि ये बार बार फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी आ सकते हैं ना, बार बार ये अब सरकार के अगेंस्ट आप जाने लगोगे, तो इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए इन्हें अभी जस्टिसएबल नहीं रखा गया है ना, कि हनन पे न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। और क्या है, व्यापक योजना। यस, ये पूरे जो भी विधायिका है और फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है, उसे ये पूरी तरीके से एक, जिसे कहते हैं ना कि डिटेल्ड प्लान दे देते हैं कि आपको ऐसे 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 काम करना है, यहाँ पे छोटी सी बात का ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों का ध्यान कौन बताता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब आते हैं उसी पॉइंट पे कि गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिसएबल ये क्यों है? क्यों है, मतलब अब इस पे एक प्रश्न हमेशा आता है कि अगर ठीक है यूपीएससी प्रीलिम्स में अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए तो आपका उत्तर क्या रहेगा, उसके लिए ही स्लाइड को मैंने जोड़ा है। क्या है? पहली बात तो जब भारत आज़ाद हुआ, जिसकी मैंने बात की थी, तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पास संसाधनों की कमी थी। ऑलरेडी हमको बहुत सारे स्फीयर पे काम करना था, बहुत सारे आयामों के लिए काम करना था। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम थोड़े से कमज़ोर थे। ठीक है, तो पर्याप्त धन के संसाधन नहीं थे, ये एक बात हो गई। दूसरी, अधिकारों से टकराव। क्या कि मौलिक अधिकारों डीपीएसपी की भी सीधे टकराव से बचने का प्रयास किया गया और वो टकराव होता रहा। संपत्ति के अधिकार और उन 39B 39C की जो हम बात करते हैं, आप देख लीजिए वो मिनर्वा मिल्स तक वो मामला गया। शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, वहाँ जाके फिर कहीं निर्णय है कि नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस रखना है हमें, और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये एक दिक्कत थी। अगला क्या है, देखिए कार्यान्वयन में जटिलता की बात। क्या, क्योंकि एक तो भारत बहुत विशाल देश था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा तब भी थी, और दूसरी बात विविधता बहुत सारी थी, है ना। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। तो जो अनेकता है और अनेकता में भी जो बेसिकली जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, वो सिर्फ पॉपुलेशन के, कल्चर के, रिलीजन के, लैंग्वेज के सेंस में नहीं कहते हैं, जियोग्राफिकल विविधता भी है। ऐसे में बहुत आसान नहीं था देश के लिए। ठीक है, अगला क्या है, न्यायालय के बजाय जनता के ज्ञान और चुनाव पे जो है उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, विश्वास को प्रेफरेंस दी। उन्होंने कहा देखो है क्या भाई, देखो फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप जस्टिसएबल करा सकते हो, आप कोर्ट जाके। पर यहाँ पे क्या है कि जनता देख रही है, आप देख रहे हैं कि सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कहीं पे भी लगता है कि सरकार सही से कार्य नहीं कर रही है, तुरंत आप क्या कर सकते हैं,
टोक सकते हैं, है ना। या 5 साल बाद आप जाके सरकार को हटा सकते हैं कि ठीक है ये डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही थी। तो जनता पे छोड़ा गया कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं खुद के लिए मुस्तकबिल तय करेगी, अगर सरकार ठीक नहीं है तो उसे हटा दिया करेगी। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, ठीक है। अब देखिए इसका इवोल्यूशन की जो मैंने बात की थी कि जो शिक्षा का अधिकार है, जब हमें लगा कि हम कैपेबल हैं तो फिर अनुच्छेद 21 में वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बहुत और भी डीएसपी ऐसे हों जो कल को मौलिक अधिकार बना जाए, उस पर काम कर लिया जाए, ठीक है। डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी के साथ हमको सबको पता है कि बेसिकली संविधान में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन पढ़ने की सहूलियत की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं, ताकि कल को अगर आप कोई समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हो, गांधीवादी सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हो देश के पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास कुछ उदाहरण हो एटलीस्ट डीपीएसपी में जिनको आप लिख सकें। तो हमने इसे समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में तोड़ा है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि आप एक होल एंड सोल पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने यहां पे सारे आर्टिकल्स को इस प्रकार से लिख दिया है, तो इसको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। पहले हम समाजवादी सिद्धांत की बात करेंगे, फिर हम गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत की इसी में आगे हम जाके बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार एक फौरी तौर पे देख लिया जाए, तो मैं सबको पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद में एक एक पे डिटेल करूंगा, और फिर जो डिटेलिंग होगी वो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के आधार पर ही मैं करूंगा, उस क्रम में ही करूंगा। लेकिन जो क्रम संविधान में दिया हुआ है क्या है? अनुच्छेद 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 37 इस भाग में समाज सिद्धांतों का लागू होना कैसे, उनकी जो गैर न्यायिक प्रकृति है उस पर बात करता है। 38 बात करता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। 39 बात करता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत है, इनको हम बात करेंगे, इन पे हम प्रॉपर एक एक जो इसके क्लॉज हैं उनको देखते हुए हम बात करेंगे। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अब देखिए जिसके आगे कैपिटल ए या कैपिटल बी लगा है, आप समझ लीजिए कि उनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हुआ है ना। अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के संगठन की। अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार की। अनुच्छेद 42 बात करता है न्यायोचित मानवीय कार्य दशाओं का, ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 43 बात करता है कर्मचारियों के निर्वाह, उनके वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 43A बात करता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता की। अनुच्छेद 43B बात करता है सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात करता है। अनुच्छेद 44 बात करता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इन सब पे विस्तार से आएंगे, ध्यान रखिएगा, खासकर इस पे तो और विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 45 बात करता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। यही है जो अपडेट होकर फिर 21 में चला गया है ना। अनुच्छेद 46 वीकर सेक्शन यानी कि SC ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के बढ़ावे के लिए बात करता है। अनुच्छेद 47 बात करता है पोषाहार के स्तर पर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए जो कर्तव्य है राज्य के, उस पर बात करता है। अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि व पशुपालन के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 48A बात करता है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं जीवों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 बात करता है स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण पर। अनुच्छेद 50 बात करता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रोत्साहन पे। तो ये हमने एक बार देख लिया कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक चीजें क्या दी हुई। अब एक एक करके बात करेंगे, लेकिन हम बात किस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से पहले समाजवादी सिद्धांत पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले है सामाजिक सिद्धांतों में जो पहला है वो है 38 और 39। 38 को तो बात कर लेते हैं, जैसे 38 की हमने यहाँ पे बात की, तो 38 किसी बात करता है, 38 बात करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, हम इसके पहले कि 39 पे जाएं, मैं आपको 38 और 39 दोनों दिखा देना चाहता हूं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट पीछे है बोला हुआ। तो 39 तो यहाँ पे एक बार मैं आर्टिकल 38 भी आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैंने शायद इसमें डाला था, इन केस मैं शायद मिस कर रहा हूं, पर ठीक है मैं आपको एक बार, ये ठीक है, ये है अनुच्छेद 38 क्या कहता है, देखिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। क्या क्या है, पहला पार्ट जो है अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, इसमें 44वें संविधान संशोधन की धारा 9 द्वारा अनुच्छेद 38 को खंड 1 के रूप में पुनः संख्याकित किया गया था, उपयुक्त धारा 9 द्वारा अंतस्थापित। तो ध्यान रखिए हम बात इसकी करेंगे कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की बात करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित कर सकें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात, ठीक है। इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो क्या करना चाहता है यहाँ पे, अगर अब हम वापस इस पे अगर आए तो कहीं ना कहीं स्टेट इस बात को देखेगा कि किस प्रकार से लोगों के लिए, है ना, जैसे यहाँ पे हमने बताया था ना कि किस प्रकार से, यहाँ पे लिखा है ना, लोक कल्याण, लोगों से जुड़े जो बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, जहां पे हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जहां मानवाधिकारों की बात करते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्कीम्स ला सकता है, उसके लिए कहां कहां पे काम कर सकता है, उन्हीं की बात की गई। जैसे हम बात करते हैं योजना आयोग की, तो योजना आयोग क्या करता है, लोक कल्याण की स्कीम्स पे काम करेगा, पंचवर्षीय योजनाएं जब आती हैं, ठीक है, भूमि सुधार की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, ये सभी चीजें लोक कल्याण से जुड़ी हैं। तो अनुच्छेद 38A में क्लियर कट तरीके से था कि लोक कल्याण की व्यवस्था को कैसे बनाना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है 39 के भी एक बार की बात को देख लेते हैं। 39 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से, है ना, जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार हो। ख कहता है समुदाय के, ध्यान रखिएगा, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से, पुरुष या महिला, समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, समान जीविका मिलनी चाहिए। अगला है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसे सामूहिक हित, जो एक सरकार का जो संसाधन है, सरकार के पास जो संसाधनों का पूल है वो इक्वली बटे, किसी एक के पास बहुत ज्यादा, किसी एक के पास बहुत कम ना हो, अगर संपत्ति के हिसाब से बात करें तो। ग कहता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, किसी एक के पास ही समस्त संपत्ति, किसी एक के पास ही समस्त संसाधन न चले जाएं, सरकार इस बात को इंश्योर करे। अगला कहता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन, यहां पे भी लगभग उसी की बात की गई थी। यहां पे कहा गया था कि समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान, तो पहली बात तो है कि जीविका मिले, इसका अधिकार यहां पे बात किया गया है। पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। पांचवा इसका कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों पर न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो, ठीक है। तो ये लगभग मिलता है अनुच्छेद 24 से, जो इस बात को कहता है कि जॉब के कारण, है ना, शायद आपको छोटा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करूं, एक मिनट यहां से बड़ा करता हूं उसको, ठीक है। तो है ना कि वही कि पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, मिसयूज ना हो, किसी के श्रम का मिसयूज ना हो, किसी के जो कार्य है उसका, या मिसयूज ना हो किसी के मानवाधिकारों का, इसकी बात करता है। इसलिए जो 39 है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आय की समानता की बात करता है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और धन तथा उत्पादन साधनों पर संकेंद्रण पे रोक लगाने की बात करता है। ये है अनुच्छेद 39। और फिर से वही बात कि जब हम बात करते हैं भूमि सुधारों की, अब जमींदारी उन्मूलन किस लिए था कि भाई किसी के पास हजारों करोड़ एकड़ जमीन है, किसी के पास आधा पौना एकड़ भी नहीं, तो थोड़ी सी बराबरी दे दी जाए। भूमि जो सीमा वाली बात की, एक सीमा लगा दी कि इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, है ना। अतिरिक्त भूमि जो है आप उसको वितरित कर दीजिए, सरकार उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जीवन बीमा की बात कर लें, ठीक है, प्रिवी पर्स उन्मूलन 1971 में जब हम समाजवादी अधिकारों की बात करते हैं और कांग्रेस सरकार द्वारा इन्हें लागू किए करने की बात करते हैं, तो प्रिवी पर्स का जो उन्मूलन था या बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था, उन सब का उद्देश्य क्या था कि लोगों के हित की बात की जाए। अनुच्छेद 38 और 39 कहीं ना कहीं उनके ध्यान में थे, और 39B और C की अनुच्छेद 14 और 19 से जो टसल है वो हमने लगातार देखी है, उसकी हमने लगातार बात की है, ठीक है। अनुच्छेद 39 से बात करता है क्या, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की। हुसैनारा खातून या इस प्रकार के केसेस को याद कीजिए करीब। अब जैसे इसका एक तुमको बहुत साधारण उदाहरण देता हूं, कुछ वर्ष पहले अखबारों में निकला था, कोई उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया का एक व्यक्ति है जिसने जो सजा की थी, उस सजा में उसको 7 वर्ष की जेल का प्रावधान था, और वो कोई 16 वर्ष से जेल में है। दो चीजें हैं, एक तो त्वरित उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो जैसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, कोई फास्ट ट्रैक निर्णय नहीं आ पाया। दूसरा, जो विधिक सहायता की बात की जाती है, विधिक सहायता भी कहीं ना कहीं उसे प्राप्त नहीं हो पाई। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस थे जिनको जोड़ के या जिनको ध्यान में रख के कहीं ना कहीं ये बात आई, जहां पे हमने बात की क्या कि एक तो समान न्याय, चाहे भारत का सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब आदमी हो, न्याय सबके लिए समान मिले और सबको फ्री विधिक सहायता मिले। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो सरकार आपको अफोर्ड कराएगी, इसकी बात की गई 39A में, ठीक है। आर्थिक या अन्य पिछड़ेपन के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। गांव में ऐसे कितने सारे लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे उन पे मुकदमा हो जाता है, उस मुकदमे को लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं,
निर्णय इसका क्या होता है कि वो वर्षों तक जेलों में पड़े रहते हैं या वो उस सजा को झेलते हैं जिसके दरअसल वो हकदार नहीं है। इस प्रकार की चीजों की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तो क्या है, सरकार ने क्या किया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया 1987 में, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया इसको। ठीक है, लोक अदालतों की बात की, कानूनी विवादों से त्वरित समाधान का सांविधिक मंच बनाया, सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है लोक अदालतों की बात कर लेंगे अगर तो क्या है, इसके निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हैं, आप अपील नहीं कर सकते लोक अदालत के अगेंस्ट में। तो क्या है, वो गरीब व्यक्ति जो कहीं दूर गांव में बैठा है या इवन सबर्ब इलाके में बैठा हुआ है, उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं, लोक अदालतों में उसका निर्णय हो सकता है, उसको फायदा मिल सकता है। तो क्या कह सकते हैं, कोई भी गरीब नागरिक विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा फ्री लीगल एड प्राप्त कर सकता है। और ये समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस की जो अवधारणा है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, अब समाजवादी सिद्धांतों में जो अगला सिद्धांत है वो है अनुच्छेद 41, कार्य शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। सिद्धांत क्या है कि जो बेरोजगारी की बात करते हैं, बुढ़ापे की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में या निःशक्तता में आपको सहायता मिले, आपको सहायता मिले। अब जब हम इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है मनरेगा। याद कीजिए, मनरेगा जो गांव की जब हम बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो अभी भी शायद कोई एक ऐसी सरकार की योजना या कोई ऐसी स्कीम जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है वो है मनरेगा। अब उसका नाम जी राम जी हो गया है, उसमें हम बाद में बात आएंगे, है ना। क्या है, कार्य के अधिकार की गारंटी, आपको काम हम देंगे, हर वर्ष कुछ निश्चित दिन के लिए आपको काम मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही दिन के लिए जाता है, और एक निश्चित आपको अमाउंट भी पे किया जाएगा अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो, बशर्ते आप वो काम करें। अब ये मत कह दीजिएगा कि हम ये काम क्यों करेंगे, नहीं, आपको काम दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में काम होते हैं, नगर निगम में काम होते हैं, बेसिकली गाँव के अराउंड है तो उसकी बात की जा रही है ना। अब या इसकी बात कर लें, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बुजुर्गों और विधवाओं और विकलांगों के लिए वित्तीय पेंशन की बात, ये भी अनुच्छेद 41 से जुड़ता है। ठीक है, हम बात कर लें आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है, यह भी इसी के लिए जुड़ा है। यानी कि कोई अगर बेरोजगार है, बूढ़ा है, बीमारी से ग्रस्त है या वो निशक्त है, मतलब कहीं आने जाने में असमर्थ है, ऐसे लोगों के लिए जो स्कीम्स बनाई जाती हैं, इस पे जो बात करनी है, या सरकार को अगर से कुछ अपने गुड गवर्नेंस में जोड़ना है तो वो यहाँ से जोड़ सकती है। अभी जितने भी तीनों आपको सिद्धांत दिख रहे हैं, जितनी भी तीनों योजनाएं दिख रही हैं, ये इसी अनुच्छेद 41 से निकले हुए हैं। तो अनुच्छेद 41 किसकी बात करता है, कार्य शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की बात करता है, कार्य की, शिक्षा की और लोक सहायता, नॉर्मल लाइफ में जो आपको सहायता मिलती है उसकी यह बात करता है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांतों में जो अगला सिद्धांत है वो अनुच्छेद 42 की बात करता है, न्यायोचित कार्य दशाएं, ह्यूमेन कंडीशन। ऐसा ना हो कि आपको सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम कराया जा रहा है, वहां ना पंखा है, ना वेंटिलेशन है, ना ढंग से आपको वॉशरूम की सुविधाएं हैं। इस प्रकार की चीजों के लिए आप अनुच्छेद 42 की तरफ देख सकते हैं। हाँ, कोर्ट नहीं जा सकते लेकिन सरकार से मांग कर सकते हैं, और उससे पहले सरकार को ही एक बेसिक सी कंडीशन निकालनी चाहिए कि ये स्थिति है, यहां पे आप लोगों को रोजगार दीजिए, इससे इतर कुछ गलत हुआ तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कार्य की मानवीय स्थिति और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के लिए इसको बनाया गया है। क्या कैसे जुड़े कुछ कार्यान्वयन है, जननी सुरक्षा योजना JSY, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते नकद हस्तांतरण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, सिजेरियन ऑपरेशन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार, हर महीने 9 तारीख को मुफ्त और गुणवत्ता प्रसवपूर्व देखभाल PMSMA है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, प्रसूति गृह और ऑपरेशन थिएटरों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना। या इवन अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की या हम बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव की, जो केंद्रीय सरकार के कुछ बड़े अच्छे प्रावधान हैं, तो ये सभी क्या डायरेक्शन में है, ये सभी इस डायरेक्शन में है कि एक तो काम की दिशाएं न्यायोचित रहे, दूसरा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो गर्भ से है, तो संस्थागत रूप से उसे सहायता किस प्रकार से मिल रही है, इसको सुनिश्चित करने वाला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 42 है। ठीक है, अब अगला है श्रमिकों के अधिकार व प्रबंधन में भागीदारी, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 से। इसका सिद्धांत क्या है, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश और उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ये तीनों को एक साथ में बता रहा हूं, दोनों को क्या है। अब जैसे श्रम सुधार की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो जो लेबर कोड्स थे उनमें बड़ा सुधार हुआ अभी हाल में, 2-3 वर्षों की पहले की बात है ना। तो पहली बात क्या है कि इससे मिनिमम वेजेस एक्ट है, कम से कम, अभी आप नोएडा वाला केस ले लीजिए जहाँ पे बड़ा विरोध हुआ था, क्यों, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हुई थी। कम से कम इतना तो आपको कहीं ना कहीं जो एक मिनिमम
सैलरी तो देनी होगी व्यक्ति को मिनिमम कार्य के लिए, है ना, तो वो 1948 का अधिनियम हो, वेतन संहिता 2020 की हो जो अपडेट किया गया, है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम हो, ये सब इसी से जुड़ते हैं। या शोषण से मुक्ति क्या कि बंधुआ मजदूरी प्रथा। अब आप बंधुआ मजदूरी को याद कीजिए तो फिर आप उस केस को याद कीजिए जो मध्य प्रदेश का केस है, याद कीजिए कि उसी केस में जब हम बात करते हैं एशियाड गेम्स केस की बात करते हैं, ये दोनों केस क्या थे कि आप किसी को जबरदस्ती, अब ये बंधुआ मजदूरी जुड़ता है अनुच्छेद 23 से भी, लेकिन यहां पे भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करना होगा कि भारत जैसे देश में आज भी अगर किसी को जबरदस्ती, है ना, काम कराया जा रहा है बेगार के रूप में, बंधुआ के तौर पे, तो सरकार के तरफ से क्या होना चाहिए उन सिद्धांतों को यहाँ पे लिखा गया है ना। बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 या 2016 का, निश्चित तौर पे इसको भी हमने अनुच्छेद 24 में देखा था। प्रबंधन में सहभागिता, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्य समिति व कमेटी का गठन, जो इस बात को देखेगा कि क्या वहां पे, जैसे अभी हमने जब टीसीएस का केस देखा था जहां पे धर्मांतरण वाली बात थी, वहां पे ये वर्क्स कमेटी के पास ही मैटर गया था, हालांकि वहां पे वर्क्स कमेटी में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी फेल कर दिया था, और वो तो प्राइवेट की बात है, ये बेसिकली भी सरकार की बात हो रही है, यानी कि स्टेट की बात हो रही है, यानी कि जो सरकार हमें चलाती है उसकी बात हो रही है। तो वर्क्स कमेटी रहे जो इस बात को चेक करे कि क्या सही में कंडीशन सही है कि नहीं है, ठीक है। 500 प्लस कर्मचारी वाली इकाइयों में संयुक्त प्रबंधन की बात है ना, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल हो जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के समान प्रतिनिधि हो, जो कल को अगर दोनों के बीच में, कि नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक कॉमन सोल्यूशन निकाल सके, समाधान निकाल सके। तो अनुच्छेद 43 और 43 से इस दिशा में बात करते हैं, ठीक है। अब अगले समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं, अनुच्छेद 47 पे आ जाते हैं जो जन स्वास्थ्य पोषण पे बात करता है। ये सिद्धांत क्या है कि पोषण का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक, यानी कि जो आज के समय जो युवा वर्ग है जो बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में है, हम चाहे लिकर की बात करें, हम सिगरेट्स की बात करें, हम तंबाकू की बात करें, या हम बात करें अन्य सूखे नशों की, है ना, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में सरकार क्या क्या काम कर सकती है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मिशन चला, पोषण अभियान, है ना, किशोरियों गर्भवती महिलाओं और के व्यापक सुधार की बात, है ना, जमीनी पोषण स्तर पर जो वो लोग हैं जो, अब जैसे इसका उदाहरण, जैसे आंगनवाड़ी में पहले बच्चों को जो खाना दिया जाता था, याद करिए कि कोई 2000 से लेकर 2010 तक का समय है जब उनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ एक प्रकार से दलिया, जिसे हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं, वो दिया जाता था, और वो बहुत टेस्टी और बहुत पोषण वाला होता था। क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक बार गाँव जाते समय मैं शायद बहुत थका हुआ था और मैं रुका था एक आंगनबाड़ी केंद्र में थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, दैट वाज वेरी टेस्टी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास, समुदाय विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या नशा मुक्ति अभियान, इस प्रकार की चीज़ों पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है। तो जो अनुच्छेद 47 है वो बात करता है कि किस प्रकार से भारत के लोगों में हम पोषण स्तर बढ़ा सकते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इसी का आप थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डाइल्यूटेड फॉर्म देखने को मिलता है जब हम देखते हैं कि सिगरेट्स में जो 3/4 एरिया है वहाँ पे वो खतरनाक तस्वीरें होती हैं कि इससे आपको दिक्कत हो सकती है, इसको आप समस्या हो सकती है। मैं मानता हूँ कि एक तरह से उस पर बैन लगा दिया जाए वो ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। इवन अब कुछ बीच में कुछ जगह पे ये आया था कि स्कूल्स या रिहायशी बस्ती के इस पर्टिकुलर दायरे के बाहर ही लिकर शॉप्स होंगी, लेकिन अभी भी आप देखिए तो लिकर शॉप्स आपको दिख जाती हैं बस्ती के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, इस पे बात की जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ समाजवादी सिद्धांतों की बात करें तो क्या है, ये समानता की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। अगर हम दृष्टिकोण देखें तो क्या है, एक ऐसा भारत जहां न्याय जो हो वो केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये इनका दृष्टिकोण है। और प्रभाव क्या रहा कि डीपीएसपी केवल कागजी देश नहीं है, इन्होंने मनरेगा वाज मतलब लाइक इट वाज लिट, इसने इतना ज्यादा बदलाव लाया जिसके लिए आज भी वैश्विक स्तर पर इसकी बात होती है ना। या उसके अलावा आयुष्मान भारत, आप सोचिए ना कि हर व्यक्ति को 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस मिल रहा है, बड़ी बात है, कौन सा देश कराता है इस प्रकार की चीजें, तो बहुत स्पेशल है ना। भूमि सुधार जैसे कानूनों के रूप में भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव की वास्तविक नींव हमने देखी जब हम समाजवादी सिद्धांतों की बात करते, ठीक है। तो क्या है, उस मार्ग को रोशन करते जिस पे चल के भारत एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनता है, नीति निर्देशक तत्वों के साथ ये बात होती है। लेकिन अभी से हमने सिर्फ समाजवादी सिद्धांत पढ़े, अब हम पढ़ेंगे क्या, गांधीवादी और उदार बौद्धिक दृष्टिकोण को देखेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत में हम अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 47 की दोबारा से देखेंगे क्योंकि नशाबंदियों के सेंस में देखेंगे इसको, और फिर
जो 48वां है यानी कि कृषि और पशुपालन, उसकी बात करेंगे। और लिबरल वाले प्रिंसिपल्स पे अनुच्छेद 44 की सबसे लास्ट में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अनुच्छेद 45 की बात करेंगे, 48 की बात करेंगे जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, स्मारकों के संरक्षण 49 की बात करेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण की बात करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी 51 की बात करेंगे। इन सब पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो जो पहला है वो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अब आप सबको पता है कि यूं तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था आज़ादी के बाद ही हमको देखने को मिली। जरा कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि पहली पंचायत कहाँ पे भारत में स्थापित की गई थी। लेकिन समय के साथ जब हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को देखते हैं, ठीक है, तब हमें दिखता है कि पंचायत को कानूनी दर्जा मिला है ना। जैसे 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं के लिए, वैसे ही 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है, और उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, बाकायदा एक नया अनुसूची जुड़ती है, अनुसूची 11, और कहीं ना कहीं पंचायत केंद्र में आती है देश की राजनीति की, और जो से हम डिसेंट्रलाइज राजनीति कहते हैं वहां पे हमें पंचायतें देखने को मिलती है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वो हमें शुरू होते दिखता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 43 भी किसकी बात करता है? सहकारी समितियों की बात करता है, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ तो बात करते हैं स्वशासन की, एक तरफ बात करते हैं कुटीर उद्योगों की। जब भी हम भारत में गवर्नेंस पढ़ाते हैं तो गवर्नेंस पढ़ाते समय हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूहों की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूहों की बात करते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम उनको मजबूत करने के लिए हम कुटीर उद्योगों की बात करते हैं। कुटीर उद्योगों की बात करते हैं तो सहकारी समितियों की बात करते हैं, और सहकारी समितियों को बाद में संविधान में जोड़ने का उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 43B के तहत भारत में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो स्थापित की जाए, डिसेंट्रलाइज्ड उद्योगों को भी स्थापित किया जाए। गांव का वो व्यक्ति जो शायद बाहर के जो व्यापार है उसको नहीं समझता, एमबीए नहीं किया हुआ है, लेकिन गांव में रहकर कैसे बिजनेस कर सकता है, उसकी बात की गई। और 97वां जो संशोधन अधिनियम था 2011 द्वारा हम इसको प्रतिरूपित होते देखते भी है ना। तो अनुच्छेद 43 बात करता है कुटीर उद्योग की, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना इसके द्वारा हुई। तो 43 की बात हमने पहले ही की थी, 43B की बात हमने यहाँ पे कर ली। ध्यान रखिएगा, गांधी जी जिसकी बात करते थे, गांधी जी चरखा चला रहे थे, वो भी कुटीर उद्योग के तौर पे हमने देखा, बाद में भारत के बुनकरों को देखा। तो गांधी जी दरअसल जिन प्रिंसिपल्स के काफी करीबी थे, पंचायत को वो बढ़ावा देना चाहते थे, वो भारत में कुटीर उद्योगों को बहुत बढ़ावा देना चाह रहे थे। इस दिशा में कहीं ना कहीं हम इनको गांधी सिद्धांतों के तहत देखते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। अब अनुच्छेद 46 जो बात करता है वीकर सेक्शन की। अब आपको पता है कि गांधी जी ने हमेशा से दलितों, दमितों, वंचितों, शोषितों के लिए बहुत आवाज उठाई। आप सबको उनके कई सारे आंदोलन, बहुत सारे लेख आपको याद आ रहे होंगे। तो क्या बात करता है अनुच्छेद 46? SC, ST और कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करता है। उद्देश्य क्या है? शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करना। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि यूं तो भारत में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आए जिन्होंने बाद में दलित वर्ग की बात कर लें, जनजाति वर्ग की बात कर लें, इनके लिए बड़ी मजबूत कार्य किए। इवन महिलाओं की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर लें, माइनॉरिटी की बात कर लें, तो इन वीकर सेक्शन को मजबूत करने का सिद्धांत ऑलरेडी भारत के संविधान में था, जिसे बाद में अलग अलग अधिनियमों द्वारा अलग अलग रूप में हमने देखा। जैसे हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, या हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, या एनसीएससी की बात करते हैं, एनसीएसटी की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ये ऑलरेडी संविधान में तो एक रूप में था, बाद में टूटता है। 338 और 338A को हम देखते हैं, फिर 338B को भी देखते हैं। ये सभी चीजें कहां से निकल के आ रही हैं? वो ये को कहते हैं ना कि चींटी की पंक्ति कहां से निकल के आ रही है, वो यहां से निकल के आ रही है। इसका मतलब भारत में संविधान में बहुत से संवैधानिक निकाय ऐसे आए या गैर संवैधानिक निकाय ऐसे आए जिनका कहीं ना कहीं केंद्र या कहीं ना कहीं उनका जो ओरिजिन है वो इसी अनुच्छेद 46 से जुड़ता है। और अगर मुझसे आप पूछें कि 2-4 सबसे इंपॉर्टेंट जो डीपीएसपी हैं उनमें से एक अनुच्छेद 46 को मैं मानता हूं। अनुच्छेद 46 की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम 47 पे भी आएंगे, क्योंकि मुझे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। चलिए, अनुच्छेद 47 अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले, लोक स्वास्थ्य और पोषण। अच्छा, एक चीज मैं वहां बताता चलूं कि जब इसकी कार्यान्वयन की बात करते हैं तो आपको पता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शेड्यूल जिसे हम SC ST एक्ट कहते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन सब का ओरिजिन भी यही है, अनुच्छेद 46 है। SC ST एक्ट आज के समय में एक बहुत प्रभावी टूल है उन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए जिनको प्रताड़ित किया जाता है किसी भी तरीके से समाज में, वो इसका उपयोग कर सकते हैं एक ढाल के तौर पे। तो आज के समय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत अधिनियम में से एक ये है जिसका ओरिजिन अनुच्छेद 46 है। ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, मैं इसको बात कर लेता हूं। चलिए,
अनुच्छेद 47 की जब हम बात करते हैं तो लोक स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 47 क्या बात करता है, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि जीवन स्तर सुधारना और मादक पेयों पे, जो मादक पदार्थ हैं उन पे रोक। अब आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, मिजोरम का, नागालैंड में, जहां पे पूरी तरीके से मद्य निषेध है, यानी कि वहां पे आप जो लिकर है उसको बिकते नहीं देख पाएंगे, है ना। ये अलग बात है कि लोग ऑप्शन खोज लेते हैं, बॉर्डर्स पे जाके पी आते हैं, दमनदीव में आपको बहुत दारू दिख जाएगी, आपको बलिया में बहुत दारू दिख जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर वर्ग ऐसा नहीं कर पा रहा। और शायद अगर पहले 100% लोग पीते थे तो अब कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज गिर गया है, अब वो 20-30% पर रह गया है। कम से कम 70% को तो हमने संघर्ष से उठाया, बाकी 30% के लिए भी समय के साथ कुछ ना कुछ प्रयोग किए जाएंगे, शायद पूरे भारत में इस प्रकार की चीजें हो जाए, है ना। अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि और पशुपालन की। अब देखिए, गांधी जी इस कृषि और इसी पशुपालन और जो किसान थे इनके साथ हमेशा असर है। आप नमक कानून से लेकर तमाम कानूनों की बात कर लीजिए, जहां पे गांधी जी ने हमेशा से किसानों का साथ दिया है ना। क्या है, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों की बात, नस्ल संरक्षण की बात और गोवध पे रोक, ठीक है, काउ स्लॉटर पे जो बैन की बात है, इन सब की बात यहां पे कहां की गई है, अनुच्छेद 48 में की गई है ना। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी अवसंरचना विकास निधि, या आज जब हम गोवंश के लिए लोगों को इतना ज्यादा प्रयासरत देखते हैं, कई बार कुछ नोटोरियस घटनाएं होती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोवंश के लिए, कैटल के लिए जो लोगों का प्रेम है या जो लोगों का समर्पण है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 48 में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑलरेडी इनको मेंशन किया गया है, निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, जिसको कहीं ना कहीं देखे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे, जो उदार और बौद्धिकवादी सिद्धांत है ना, भविष्य के संरक्षण से जुड़े। पहला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 किसकी बात करता है, बाल्यावस्था देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के लिए अनुच्छेद 45 है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लिए अनुच्छेद 21A है, जो मौलिक अधिकार है। और उसके अलावा भी हम जब आगे कर्तव्यों की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, तो भी हम देखेंगे कि वहां पे भी, यानी कि पार्ट 4 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, पार्ट 4A हो, तीनों जगह शिक्षा या जो बच्चों का जो कौशल विकास है उस पर कहीं ना कहीं फोकस सरकार ने रखा है, भारत की सरकार ने रखा हुआ है ना। बदलाव क्या हुआ इसमें कि 46वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, शिक्षा का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन आया, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP वहां से डेवलप होती है। लेकिन एक और बदलाव था जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, वो क्या है, वो है अनुच्छेद 21A, यानी कि अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो गया है। और इस पे मैंने विस्तार से पढ़ाया है, कृपा करके इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, इसमें इस पे भी मैंने विस्तार से बात की है, आपको वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा पॉइंट का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला है, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 48 से, जो बात करता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं उस दिशा में। अब भारत में जब 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद बहुत सारे अधिनियम आए। आपको पता है ना कि 1972 में, 1992 में और 2012 में 20 वर्ष के अंतराल पे वैश्विक स्तर पे 3 बड़े कॉन्वेंशंस हुए, ठीक है, 3 बड़ी मीटिंग्स हुई। कहीं ना कहीं 1972 में इसका होना पूरे विश्व में इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को सचेत करने का प्रमाण था। और भारत में भी जो पहला अधिनियम आया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद ही आया। उसके बाद जितने भी अधिनियम, चाहे जल से जुड़ा हो, प्रदूषण से जुड़ा हो, पानी से जुड़ा हो, पानी की बात कर ही ली है, या जैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इस प्रकार के जितने भी अधिनियम आए, ये सब उसी 1972 के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग हुई थी। कोई कमेंट बॉक्स उसका नाम बताना, इन्वायरमेंट क्लासेस में अक्सर बात की जाती है उनकी, उसका नाम बताते जाना। उसके बाद भारत पर उसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन बाद में जब हम बात करते हैं 48A की, तो क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई। क्यों? क्योंकि यार देखो, आज के समय में भारत में जितनी आबादी है, अगर हमने सस्टेनेबल तरीका नहीं अपनाया तो जिस चीज को अभी हम सिर्फ छोटा सा पर्यावरण क्या कहते हैं, असंतुलन बोल के साइड हट जाते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोल के साइड हट जाते हैं, हम तो कहीं ना कहीं निर्भर कर लेंगे। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमसे प्रश्न करेगी कि हम जिस समय पर्यावरण को बचाना था उस समय हम कहाँ पे थे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद 48 की, 48A की, तो वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। स्टेट का उद्देश्य है, स्टेट अगर बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाना चाहता है तो हर पॉलिसी में, खासकर वो उद्योगों से जुड़ी हो या इस प्रकार की चीजों से जुड़ी हो जो सीधे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो उसमें इनकॉर्पोरेट करे। ये स्टेट का है। लेकिन अगर आप कभी पे भी ऐसा महसूस करते हैं कि फलाना नीति में इस प्रकार की चीजें जरूरी हैं, तो आप स्टेट से एटलीस्ट बात कर सकते हैं या मांगों को रख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पार्टी ने इसको मैनिफेस्टो में रखा है, किसने नहीं रखा है। ठीक है, सुरक्षा कवच क्या है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य,
बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसके लिए एनजीटी भी हमको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, पर एनजीटी के दांत भी कमज़ोर कर दिए गए, एनजीटी की शक्ति को कम कर दिया गया। वो भी बातें हैं जो होती आई हैं एनजीटी से जुड़ी, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 50 बात करता है, अच्छा पहले 49 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की चीजें हमको मौलिक कर्तव्यों में भी दिखेगी। क्या बात करता है? कलात्मक या ऐतिहासिक स्थानों का विनाश या निर्यात, मतलब इस प्रकार की चीजों को हम बचा के रखें अपने आप में, है ना। अब देखिए, यूं तो जब हम बात करते हैं भारत की सरकार की और हमारे लोकतंत्र की, तो हमारे लोकतंत्र में निश्चित तौर पे समय समय पे ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए कि इस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों को बचाया जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूशन जो इस दिशा में काम करते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबको और अभिप्रेरित होकर इस प्रकार से साइंटिफिक विजन के साथ काम करना चाहिए कि जो हमारे अगले से आने से 10 पीढ़ी आगे की जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाली है, वो भी इस प्रकार की इमारतों को उसी प्रकार से देख महसूस कर सके जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने किया था, है ना। तो उसको बना के रखने के लिए सरकार किस दिशा में काम कर रही है, उसी को लेके अनुच्छेद जो 49 है वो बात करता है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1958 कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं, इसी दिशा में काम करने की बात है। अनुच्छेद 50 बात करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्री हैं और जो IAS अधिकारी वगैरह हैं, विभाग वगैरह काम कर रहे हैं, जुडिशरी उसमें इंटरफेयर ना करे। हाँ, ये जरूर बात है कि कानून का संरक्षक कौन है? जुडिशरी है। संविधान के संरक्षक जुडिशरी है। वो अगर उसके पास विषय गया तो पॉइंट आउट कर सकती है, लेकिन दोनों के काम में थोड़ा सा अलगाव है। क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। परिणाम क्या हुआ? न्यायिक शक्तियां कार्यकारी अधिकारियों को कलेक्टर तहसील से वापस लेकर जिला न्यायिक जो वाले लोग हैं उनको सौंप गई हैं, जो जिला न्यायिक अधिकारी हैं उनको सौंप दी गई हैं। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि कल को कंफ्यूजन ना रहे। याद कीजिए, भारत के संविधान को जब हम देखते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बड़ा क्लोज से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा विवाद था वो ये था कि आपने न्यायालय भी बना दिया, आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना दिया, लेकिन दोनों के कार्य जो थे उनको निर्धारित नहीं किया। उनका वर्क ऑफ एरिया क्या रहेगा उसको निर्धारित नहीं किया। लगातार टसल होती रही। कहीं ना कहीं अगर भारत ने इसे सीखा तो अनुच्छेद 50 को इसीलिए लागू किया कि कल को दो वर्गों में, है ना, एक उधर जो कार्यकारी था यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट था। पता नहीं था कि किसका क्या कहते हैं वर्क एरिया क्या है, कौन किस दिशा में काम करेगा, और बहुत ज्यादा सिर फुटअव्वल होता था। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उन्हें अनुच्छेद 50 को रखा गया कि पहले से ही क्लियर हो जाए कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए, दोनों के अपने अपने काम निर्धारित है। अनुच्छेद 51, अभी अनुच्छेद 44 बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, हम उसकी बात करेंगे। अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यह भी स्टेट का कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि हम सभी पड़ोसियों से लड़ते रहें। अनटिल अनलेस हमारा पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो, हमें अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं शांति और सुरक्षा की बात आगे करनी चाहिए, जो कि निस्संदेह भारत लगातार करते आया है। जितने भी हमने तो हमारी तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, हमने अपने पड़ोसियों को सबसे पहले प्राथमिकता भी दी, चाहे कोई भी आए रास्ते में। लेकिन उसके बाद भी अगर चीज़ें कहीं पर खराब हैं पाकिस्तान जैसे देशों से, तो निश्चित तौर पर इसके लिए पाकिस्तान जैसे देश ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, कूटनीति क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जलवायु समझौता, इन सब में भारत ने बड़े कूटनीतिक रूप से काम किया। ठीक है, ITEC 161 देशों के साथ कौशल साझाकरण, आप जो विश्व सोलार संगठन की बात कर सकते हैं, वहां पे भारत लगातार एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर रहा है ना। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, अन्य जगहों पर भी भारत ने लगातार प्रयास किए। हम सार्क की बात कर लें, बिम्स्टेक की बात कर लें, इस प्रकार के कितने ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको कहीं ना कहीं भारत ने लीड किया, भारत ने उस पर काम किया। और शायद भारत अगर यहाँ पे ना होता तो ये पूरा का पूरा एरिया एकदम दब्बू सा रह जाता, विकास न कर पाता। तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, हमने इसमें बहुत अच्छे से काम किया। और अभी भी जब हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं वर्तमान समय में कि आपको रूस की बात करनी है, अमेरिका की बात करनी है, चीन की, इस त्रयी के बीच में आपको कैसे मजबूत होना है, तो उसका ऑप्शन आता है। एक तरफ हमारे पास ब्रिक्स दिखता है, एक तरफ हमें क्वाड दिखता है। ये सभी इसी अनुच्छेद 51 का परिणाम है, जो हमको भारत की गवर्नेंस में देखने को मिलता भी है कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। ठीक है, क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबसे खैर। सबसे खैर पूछिए, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, सबसे खैर पूछिए और आगे बढ़िए। इसी पे भारत लगातार काम कर रहा है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 44 पे। इसको लास्ट मैंने इसलिए रखा क्योंकि पिछले लगभग 10-12 करंट अफेयर्स में UCC की मैंने कई बार बात की है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप सबको पता है कि भारत में सबसे पहले से अगर UCC किसी प्रदेश में रहा तो वो गोवा में रहा, वो पुर्तगाली सिविल कोड वहाँ पर चला आ रहा था। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर कहीं पे नया सिविल कोड बना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो उत्तराखंड में था, गुजरात,
असम और मध्य प्रदेश में भी सरकार जो है इसके क्या कहते हैं ड्राफ्ट को ऑलरेडी बना चुकी हैं। हो सकता है वहां पे भी जल्दी लागू हो जाए। क्या है समान नागरिक संहिता? क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए धर्म के बावजूद, विभिन्न धर्मों के बावजूद समान नागरिक कानून। ठीक है, विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार से जुड़े जो कानून हो, समस्त धर्म जो भी उस प्रदेश में रह रहे हैं या देश में रह रहे हैं उनके लिए समान हो। इसके लिए था अनुच्छेद 44, यानी कि जो यूसीसी की बात करता है। अब भारत में लागू, पूरे भारत में लागू नहीं, केवल गोवा और उत्तराखंड को छोड़ के लगभग और जितने प्रदेश हैं वहीं पे लागू नहीं है। कुछ जगहों पे ड्राफ्ट बना है। अब ड्राफ्ट कैसे काम करता है ये तो देखा जाएगा। अब भारत में यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? ये तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे आप केसेस की बात भी करेंगे हम आगे जाके, ठीक है, सरला मुद्गल, शाहबानो केसेस का। लेकिन फिर भी एक बार आपको एक जिसे कहते हैं कि फौरी तौर पर बता दें कि जरूरी क्यों है। पहली बात, धर्म, वर्ग, जाति या लिंग से के अगर वो इग्नोर कर दिया जाए, उसको साइड कर दिया जाए। हम हमेशा मानते हैं कि कोई कानून हो, कानून इस प्रकार का हो कि अगर हम मान लो कि चलो उत्तर प्रदेश की बात लेते हैं और मैं प्रयागराज से तो प्रयागराज की बात लेता हूं कि एक घर में जो संपत्ति का बंटवारा अलग तरीके से हो रहा है, अगले घर में एकदम गैर कानूनी तरीके से हो रहा है या बड़ा ही पिछड़ा तरीका है संपत्ति बांटने का। इस प्रकार के विवाद ना हो। कहीं पे तलाक की प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हो रही है, कहीं पे 2 मिनट में कोई तलाक बोल के निकल जा रहा है, इस प्रकार की चीजें ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए गणराज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं, इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। अगला, अब क्या है कि चूंकि एक कानून रहेगा, अब जैसे आप देखिए ना, तुर्की बड़ा पिछड़ा देश है पर वहां पे यूसीसी पता नहीं कब से लागू है। तो उससे क्या होगा कि एक देश होगा, एक कानून होगा, उसके हिसाब से सभी धर्म चलेंगे, तो कम से कम हमको एक जिससे एकजुटता सी भी दिखेगी, है ना। अलग अलग कानून से उत्पन्न होने सांप्रदायिकता पर रोक लगेगी, एकल धर्मनिरपेक्ष कानून से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा क्या है, महिलाओं के खिलाफ, अब जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से उत्तराखंड में पहला हलाला के अगेंस्ट में वो एफआईआर दर्ज हुई। यूसीसी चूंकि वहां पे लागू है और वहां पे हलाला पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते आप, चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उसको अपराध माना गया है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित वहां किया जा सकता है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी वहां पे बैन है ना। संपत्ति में कम अधिकार, पितृसत्तात्मक नियम आदि का अंत हो जाएगा। यहाँ पे जटिल धार्मिक कानूनों को सरल कर दिया जाएगा, न्यायपालिका पर मुकदमा का बोझ कम हो जाएगा और एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण होगा जो धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कुरीतियों और जो धार्मिक संकीर्णता है उससे निकल के एक प्रॉपर लिबरल देश के रूप में सामने आ सके। इसके लिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। चुनौतियां क्या है? अब भारत में विविधता बहुत सारी है ना। इन विविधताओं में भी सबसे ज्यादा कोर कंसर्न की बात है वो ट्राइबल जो विविधता होती है, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने तरीके हैं। हालांकि जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ट्राइबल्स जो हैं यानी जनजातीय समूह हैं उनको वहां से मुक्ति दी गई है, उनको वहां पे छूट मिली हुई है। ठीक है, विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों की विविधता के कारण विवाह उत्तराधिकार पे एक कानून जो है वो थोपना बहुत व्यवहारिक नहीं है। हर धर्म उसको स्वीकार कर ले जरूरी नहीं है। प्रॉपर कंडीशनिंग के बाद, प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही उसको आप लागू करा सकते हैं। अब कई बार अनुच्छेद 25 है ना, अनुच्छेद 26 बी या अनुच्छेद 29 या हम बात करें तो अनुच्छेद 44 जो है ये आपस में सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं और जैसे फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन यूसीसी आ जाएगा कहेगा नहीं ये चीजें बैन है, आप इसको नहीं फॉलो कर सकते। तो वो एक टकराव देखने को मिल रहा है ना। अल्पसंख्यकों की धारणा क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों में यह डर है कि यूसीसी उनके धार्मिक रीति रिवाजों को और परंपराओं को नजरअंदाज कर देगा। अब इस डर को दूर करने के लिए बाकायदा एक चैनल स्थापित किया जाना चाहिए, पूरी तरीके से ओपनली बिना किसी बायस के कन्वे किया जाना चाहिए कि देखो ये चीजें इसमें निर्धारित हैं और इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, संवेदनशील कार्य क्या कि पर्याप्त समय, आम सहमति और अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक समुदायों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वहां पे पक्षपात हो गया तो जो उनका डर है वो तो सही साबित हो जाएगा। इस पे सरकारें कैसे काम करें इस दिशा में उनको देखना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस है, इनको तो मैंने उसमें डिस्कस किया था। शाहबानो मामला जहां से एक तरह से शुरुआत मानी जाती है, सल्ला मुद्गल मामला, दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाना अवैध है, न्यायालय ने हिंदू मॉडल पे यूसीसी को लागू करने का आग्रह किया था, है ना। इसमें कहा गया था कि इस राष्ट्रीय सद्भाव के संसद यूसीसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए शाहबानो केस में। ठीक है, अब एबीसी, अब बनाम स्टेट एनसीटी दिल्ली है, एकल मां सिंगल मदर के अधिकार के लिए न्यायालय ने कहा कि समान नागरिक संहिता की अगर उपस्थिति होती तो चीजें और बेहतर होती, है ना। यह हम बात करें लिली थॉमस मामला कि द्विविवाह यानी कि बाईगैमी के खिलाफ पहली शादी भंग किए बिना दूसरी शादी आईपीसी 496 की तरह शून्य दंडनीय घोषित है। लिली थॉमस केस, यही शवाना मुद्दा जो अभी उत्तराखंड की मैंने बात की, जिसने पहली बार बताया कि
कहीं किसी यूसीसी में हलाला को भी बैन किया गया है जिससे किसी महिला का अधिकार सुरक्षित हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। कम से कम ये जो जितने ये 4 केस हैं, इसके अलावा शबाना केस जिसको मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, उसको जाके एक बार ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे यूसीसी है, इसमें न सिर्फ हमें संतुलन का ध्यान रखना होगा बल्कि सभी पक्षों सभी वर्गों की सहमति का भी ध्यान रखना होगा। और इसको एकदम से नहीं आप लागू कर सकते। उत्तराखंड के उदाहरणों से हम सीख सकते हैं, फिर लागू कीजिए कि स्टेट में, धीमे धीमे करके आप स्टेट्स में लागू करने के बाद पूरे देश में आप लागू कर सकते हैं। अम्बेडकर ने क्या कहा कि प्रारंभिक चरण में यूसीसी को विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक वॉलंटरी लागू करने का सुझाव, कि जो उसमें जुड़ना चाहता है या जो वर्ग जुड़ना चाहता है उसमें जुड़ जाए। विधि आयोग ने क्या कहा कि भारत की विविधता को देखते हुए कानूनों की एकरूपता से अधिक आवश्यक है कि सभी मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार कर उन्हें लैंगिक न्यायपूर्ण, यानी कि जो जिसे हम कह सकते हैं जेंडर जस्टिस के दृष्टि से देखा जाए या बना दिया जाए। मतलब ठीक है, यूसीसी हम बाद में करेंगे, लेकिन मेन दिक्कत तो ये है ना कि महिलाओं के अधिकारों की जो हनन हो रहा है, कि अलग अलग जगह खराब किस्म के कुछ ऐसे कानून या तरीके शुरू हो गए हैं, उनको दूर किया जाए। उन जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं, जो कुरीतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको उसमें से दूर किया जाए। उसके बाद हम यूसीसी की तरफ देख सकते हैं। तो हमें संतुलन की भी ज़रूरत है और सभी वर्गों के सहमति की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जब हम समाजवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं, उदार भौतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सच्चे कल्याणकारी राज्य के गठन की ओर देखते हैं, क्योंकि हर वो एंगल जो ज़रूरी है उसको यहाँ पे कवर कर लिया गया, सबकी हमने बात की है। तो क्या है कि भारतीय संविधान में परंपरा और आधुनिकता के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित किया है डीपीएसपी ने। यह न केवल गांवों को सशक्त बनाता है बल्कि भारत को एक वैज्ञानिक, प्रगतिशील और शांतिपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में भी क्या करता है, स्थापित करता है, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास थी, ये क्लास 20 थी, जहाँ पे हमने डीपीएसपी की बात की। मैंने कोशिश की उससे जुड़ी कुछ योजनाओं और कुछ केसेस के बारे में बात करने की। आप क्या करिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि स्टडी IQS हिंदी पे कंप्लीट पॉलिटी की क्लास चल रही है। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे P2I बैचेज यानी कि निर्माण बैच से या प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 20 मई से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, और जो मेरा कोड है विकास लाइव, इसका प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में बहुत सारे अद्भुत फीचर शामिल हैं। जैसे सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं कि आपका प्री हो जाए तो फीस वापस हो जाती है। और प्री क्यों नहीं होगा, SIP जैसा प्रोग्राम है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 18 किताबों का सेट आपको पहुंच जाता है। और जब प्री हो जाता है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, स्टडी IQ आपको दिल्ली बुलाएगा, रहना खाना सब उसके पे, यानी कि मेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम, स्टडी IQ उसका ध्यान रखेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं हमारे निर्माण बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, है ना। 2027, 28, 29 तीनों वर्षों के लिए बैचेस हैं। बाकी अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, अद्भुत वैकल्पिक विषय, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला मैं पढ़ाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज से नया बैच शुरू है, तो आप कोशिश क्या कीजिए कि अगले जितने जल्दी हो सके आप उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि अगले 10-12 दिन एडमिशन होगा, फिर इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव प्रयोग कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप मैं खुद देता हूँ, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, छोटा सिलेबस है ना, और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला ऑप्शनल है। तो जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, है ना। बाकी अगर आपको ये PDF प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे आ जाइए। यहाँ पे PDF प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं GK की अन्य जानकारियाँ भेजता हूँ, क्विजेस कराता हूँ, बच्चों से बात होती है। यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम यानी कि @विकास लाइव पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया तो आप दोबारा देख सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर क्या कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।